हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएसटी 20 में स्वागत है। आज का वीडियो है ई बुक का 7वां पार्ट। इससे पहले 6ठा पार्ट अपलोड था, आप लोग नहीं देखें तो ऊपर आई बटन में लिंक है उसका दिया हुआ, आप लोग वहां से जाके बाकी का पार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 600 तक हो चुका था, 601 से शुरू करते हैं। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन इज कॉल्ड। तो एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन का जो स्टडी होता है इसे बोलते हैं मीट्रियोलॉजी। इस टाइप से टर्म जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये है जेनेवा में लोकेटेड। हेडक्वार्टर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इस पर एक पूरा वीडियो बना हुआ है हेडक्वार्टर से रिलेटेड, ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं यदि आप लोग को कोई डाउट है तो। द ओशियन ऑफ स्ट्रॉम्स इज द नेम गिवन टू। तो ये जो नेम दिया गया है ये दिया गया ए वाटरलेस एरिया ऑन मून सरफेस। मून सरफेस पे जो वाटरलेस एरिया है उसी को बोला जाता है ओशियन ऑफ स्ट्रॉम। फुल फॉर्म ऑफ पूछा है ITCZ, इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म पूछा हुआ था। आगे देखते हैं। नाइट्स आर कूलर इन द डेजर्ट देन इन द प्लेन्स बिकॉज। डेजर्ट एरिया में क्या होता है, रात बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि सैंड जो है रेडिएट करता है मोर क्विकली देन अर्थ। होता क्या है कि बालू जो है, बालू जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए दिन में वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। इसके कारण 12 बजे 10 बजे के बाद ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो जाता है डेजर्ट एरिया में, और फिर जैसे ही रात होता है तो तुरंत ठंडा होकर वहाँ पे ठंडा हो जाता है। याद रखिएगा। एंड यूडियोमीटर मेजर, ये मेजर करता है वॉल्यूम ऑफ गैस। उसके बाद है प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो इज, तो इसको बोला जाता है स्लेट बोला जाता है, सॉरी। बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स क्लाउड्स डू नॉट प्रिसिपेट इन डेजर्ट। कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण क्लाउड जो है डेजर्ट एरिया में प्रिसिपेट नहीं होता है? तो वो है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के कारण प्रिसिपेट नहीं हो पाता है। अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड वाज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्ट किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम्स इनटू फोर्स। तो कम्स इनटू फोर्स हुआ था जनवरी 26, 1950। ये दोनों डेट याद रखिए, दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। 26 नवंबर 1949 को रेडी हो चुका था और लागू हुआ था। ये फोर्स में आया था कब? तो ये आया था 26 जनवरी 1950। सिर्फ यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 50 है, वहाँ पे नवंबर है, यहाँ पे जनवरी है। ये 26 तो दोनों में ही है। आगे देखते हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंट बिल रिसीव द रॉयल असेंट। तो ये हुआ था रिसीव कब? 18 जुलाई 1947 को। उसके बाद है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप बाय द। तो ये हुआ था सेटअप रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद है हु प्रोसीडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो सबसे पहला जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, इसका मीटिंग जो हुआ था उसको प्रोसीडेड किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये जितना भी अभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सिविक्स का पार्ट है, तो इसमें से सारा क्वेश्चन कवर नहीं किया गया है। सारा क्वेश्चन आप डिटेल्स वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो बना हुआ है। लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन है सारा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए वीडियो को जरूर ध्यान से एकदम देखिए। और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, जैसे हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं या हिंदी में पढ़ते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। सारा का सारा 100 क्वेश्चन नहीं, पूरा 1400 क्वेश्चन का PDF एक ही में डाउनलोड कर सकते हैं। ईमेल ID रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, दोनों पे रजिस्टर कीजिए पहले, और ईमेल ID पे उसका लिंक चला जाएगा, वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड करके मोबाइल में पढ़ सकते हैं। हाँ, उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द
व्हाट वाज द बेसिक कंस्टिट्यूटिंग ऑफ द कैबिनेट असेंबली ऑफ इंडिया, तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान, ये कब हुआ था 1946 में। वेयर वाज द कॉन्सेप्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बोर्न, देखिए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था ये यूएसए से लिया गया है। और सबसे पहले वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये कहाँ पे, तो ये ब्रिटेन में हुआ था। अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, तो पार्शियली रिजिड और पार्शियली फ्लेक्सिबल है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू जो है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और जो जो पूछा गया है वही सब यहाँ पे सिर्फ लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया गया है आयरलैंड से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगला है फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है। और आगे देखते हैं इमरजेंसी, देखिए इमरजेंसी प्रोविजन जो है ये लिया गया है कहाँ से, ये लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। आगे और देखते हैं, आगे लोकपाल, ये लिया गया स्कैंडिनेवियन कंट्री जो होता है, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब से लिया गया है। उसके बाद है व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट, दो वर्ड ऐड किया गया, और सेकुलर ये ऐड किया गया प्रीम्बल में, कब, 42nd अमेंडमेंट में। और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आप याद रखिए 42 जो अमेंडमेंट हुआ था इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसमें दो वर्ड ऐड किया गया था, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। अगला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया ए सेकुलर स्टेट, ये प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एडुकेशन, देखिए एडुकेशन बिलोंग करता है कौन सा लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में बिलोंग करता है। हाउ मेनी शेड्यूल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 12th शेड्यूल है। आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है क्या, ये यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर करता है। आगे देखते हैं हाउ मेनी लैंग्वेज हैव रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है। आप लोग कमेंट में बताइए कि इंडियंस जो रुपी होता है, जो नोट होता है, उस पर कितना लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, कमेंट में आप लोग करके जरूर बताइए। मैं बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ। अगला है द मेथड ऑफ, यहाँ ऑफ होगा पी है, मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज प्रोवाइड, ये आर्टिकल 368 में से प्रोवाइड होता है, 368 में लिखा गया अमेंडमेंट के बारे में। अगला है पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट जो है, पार्ट, मैं यहाँ स्टार मार दे रहा हूँ, पार्ट 3rd में है फंडामेंटल राइट। अगला है व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइड फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी, प्रेसिडेंट कब इमरजेंसी लगाता है, तो ये 352 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है बहुत बार। ऐसे तो जितना भी है सारा कुछ पूछा गया है। आर्टिकल 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो ये करता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट। देखिए ये जो लंबा लंबा आप देख रहे हैं ऑप्शन वाला, ये सब एसएससी का क्वेश्चन है। एसएससी में इस टाइप से क्वेश्चन 1-2 पूछा जाता है, और रेलवे का जो नॉन टेक वाला एग्जाम होता है उसमें भी 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहता है जीके का जो थोड़ा लंबा रहता है। प्रोसीड्योर ऑफ द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट, तो हैज़ बीन डिस्क्राइब व्हिच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल 169। आगे देखते हैं व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ले डाउन द टैक्स कैन नाइदर बी लीव्ड और कैंसिल, तो ये आर्टिकल 265 में है। द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर वास्टेड इन द गवर्नर अंडर द आर्टिकल, तो गवर्नर के अंदर कब आता है, ये आता है 154(1) में। अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट हैज़ बीन गिवन पंचायत अंडर, तो पंचायत जो होता है ये आता है आर्टिकल 243 के अंतर्गत। अगला है द फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल, तो ये 280। अगला है द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया था आर्टिकल 17 के थ्रू।
उसके बाद है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये प्रोवाइड होता है आर्टिकल 14 के थ्रू। जो मैं यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे तो बहुत सारा आर्टिकल है पढ़ने के लिए, बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पूछा जाता है यहाँ पे सिर्फ वही लिखा हुआ है। अगला है व्हिच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता? तो आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होता है। आगे देखते हैं व्हिच आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सेफ गार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन वन चूज। देखिए कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिससे कोई भी पर्सन को ये आज़ादी रहता है कि अपने मन पसंद से वो शादी कर सकता है। ये है आर्टिकल 21। द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप। तो ये था जवाहरलाल नेहरू के प्राइम मिनिस्टर जब थे तभी जाके 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया था। और 9th शेड्यूल है क्या? देखिए 9th शेड्यूल यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। 9th शेड्यूल है कि जो ट्राइबल्स जो हैं, तो ट्राइबल्स का जो लैंड होता है वो लैंड्स को प्राइवेट कंपनी को माइनिंग के लिए दिया जा सकता है। यही 9th शेड्यूल है। जो भी जैसे अलग अलग स्टेट में जो ट्राइबल्स हैं जिसे जिनका लैंड रहता है वो लैंड प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है, जहाँ पे पता चलता है कि नीचे कोई कोयला है या आयरन ओर है, कुछ भी है, तो 9th शेड्यूल में वो लिखा हुआ है। यहाँ पे आप आसानी से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडल्ट सफ्रेज इन रिकॉग्नाइज्ड, ये है आर्टिकल 326। आगे देखते हैं सिक्किम वाज मेड ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये अमेंडमेंट हुआ था 36 अमेंडमेंट के। अगला है आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड एज ए लिंग्विस्टिक स्टेट। ये 1956 में हुआ था। मतलब आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो सबसे पहले लैंग्वेज के आधार पे एक अलग स्टेट बना था। यहाँ पे याद रखें कब बना था? 1956 में। विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। तो ये है यूएसए। इंडिया में पता है आप लोग को सिंगल सिटीजनशिप है। अगला है विच प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रेन। तो ये है आर्टिकल 24। विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम टू प्रेस। तो ये है आर्टिकल 19। राइट टू इक्वलिटी जो है ये है आर्टिकल 15। अगला देखते हैं द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ये है 36 to 51। उसके बाद है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन इंश्योर्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, ये क्या है? नॉन जुडिशिएबल। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कितना सारा क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा गया है एग्जाम में। इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय 42 अमेंडमेंट। तो ये हुआ था कब अमेंडमेंट? 1976 में अमेंडमेंट हुआ था। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन। तो ये है आर्टिकल 51A। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज इमरजेंसी पावर। तो देखिए कितना टाइप का पावर होता है? तो ये 3 टाइप का इमरजेंसी होता है प्रेसिडेंट के पास लगाने का। अगला है राष्ट्रपति भवन है वाज डिजाइन बाय एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था राष्ट्रपति भवन। 70 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ए प्रेसिडेंटल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन्स इन फोर्स कितना दिन तक? 4-6 मंथ। अगला है टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए पर्सन मस्ट हैव कंप्लीट एज 35। कोई भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए मिनिमम यहाँ पे एज पूछा है, तो वो एज होना चाहिए 35 ईयर। आगे देखते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। ये है
आर्टिकल 61, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, ये होता है राज्यसभा। जापान पार्लियामेंट नोन एज डाइट, जापान के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? डाइट। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है नॉन टेक वाला एग्जाम में, रेलवे में या फिर ग्रुप डी में तो बहुत बार पूछा गया है कि किसी भी कंट्री का पार्लियामेंट के बारे में पूछ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे पूछा था ना, जापान के पार्लियामेंट को क्या बोलते थे? डाइट बोलते हैं। कभी कभी पूछ दिए इजराइल के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, या फिर यूएसए के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं। तो आप लोग को इसमें यदि कोई प्रॉब्लम है तो ऊपर आई बटन में उसका एक वीडियो बना हुआ है, कुछ कुछ जो पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ वही कवर किया गया। आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, आपको सारा मतलब जो इम्पोर्टेंट कंट्री का पार्लियामेंट है वो सारा याद हो जाएगा। अगला है द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, इंडियन पार्लियामेंट क्या कंसिस्ट होता है? द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। द टेन्योर ऑफ राज्यसभा कितना होता है? 6 ईयर। ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए 2-3 क्वेश्चन याद रखिए। टेन्योर ऑफ राज्यसभा 6 ईयर होता है, लोकसभा कितना होता है? 5 ईयर होता है। और यूएस में जो प्रेसिडेंट होता है वो 4 ईयर के लिए ही होता है। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। यूएस में जो प्रेसिडेंट होता है, इंडिया में तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन यूएस में 4 ईयर के लिए होता है। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। अगला है द फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय अप्लाइंग, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है 360। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज सेड टू बी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्वेश्चन आ गया। तो ये 42 जो है अमेंडमेंट, इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इज लोकेटेड, तो ये है बेंगलोर में लोकेटेड। वेरी इन द इंडियन फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एटॉमिक पावर प्लांट। देखिए सबसे पहले इंडिया का फर्स्ट बना हुआ एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे? ये है कलपक्कम। अगला है थॉमस सिलीफोर्ड इज एसोसिएटेड द इन्वेंशन ऑफ, ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर। आगे देखते हैं हु इन्वेंटेड द एडिंग मशीन। तो एडिंग मशीन का जो इन्वेंशन किया गया है ये किया गया है पास्कल के द्वारा। ऐसे देखिए इन्वेंशन से रिलेटेड जितना भी इन्वेंशन पूछा जाता है कि बैटरी का इन्वेंशन क्या किया, कौन किया, टीवी का कौन किया, तो इस पे रिलेटेड एक वीडियो बना हुआ है इन्वेंशन से रिलेटेड इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। उसमें लगभग 70 के आसपास इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी या इन्वेंशन है वो सारा कुछ उसमें कवर किया गया है। यहाँ पे देखते हैं आगे, कंजर्वेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये होता है कहाँ, किससे? बैटरी। बैटरी क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटर। यहाँ पे देखिए बैटरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, कोई एग्जाम में पूछा हुआ था, मैं जब क्वेश्चन देख रहा था तो याद है कि बैटरी जब चार्ज होता है, मोबाइल फ़ोन का बैटरी, तो वो क्या करता है? वो करता है, पूछा हुआ था ऐसे ही क्वेश्चन, जब मोबाइल फ़ोन का बैटरी चार्ज हो रहा है तो वो क्या करता है? तो मोबाइल फ़ोन का बैटरी जब चार्ज होता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि बैटरी क्या करता है? केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। लेकिन वो कब करता है? जब उस बैटरी को हम लोग यूज कर रहे होते हैं। जब यूज कर रहे होते हैं तब वो करता है केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। लेकिन जब उसको चार्ज में देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है? ये है वाट। यूनिट एंड मेजरमेंट का वीडियो आप देख सकते हैं, वाई बटन में जाके, वहाँ पे लिंक है। परमानेंट मैग्नेट कैन बी मेड फ्रॉम, तो ये कोबाल्ट से बनाया जाता है। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स विथ, ये अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी लिखा हुआ रहेगा आपको, एसी करंट पे वर्क करता है। हु इन्वेंटेड बैटरी, ये वोल्टा के द्वारा इन्वेंट किया गया था। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस थ्रू ड्राई सेल, तो ड्राई सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ये होता है केमिकल एनर्जी। ए फ्यूज वायर मेड अप, तो फ्यूज वायर जो होता है बना हुआ, ये बना होता है एलॉय ऑफ टीन एंड लेड का। ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई, ओम्स लॉ कहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार
पूछा गया एग्जाम में साइंस का। अब ग्रुप डी में तो साइंस का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, लगभग 15-20 क्वेश्चन से ज़्यादा साइंस का पूछा जाता है, याद रखिएगा। गुड कंडक्टर्स हैव मेनी लूजली बाउंड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स। ए फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो फ्यूज वायर का क्या कैरेक्टराइस्टिक है, ये हाई रेसिस्टेंस होता है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। यही कारण है कि फ्यूज में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस हाई होने के कारण क्या होता है कि तुरंत गर्म हो जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट लो है तो तुरंत गर्म होकर यह क्या होता है, जब भी हाई उसमें वोल्टेज जाता है तो वो गल के गिर जाता है और सर्किट जो होता है वो ओपन हो जाता है। अगला है फ्यूज वायर ऑलवेज कनेक्टेड, तो ये लाइन वायर, और स्विच भी जो होता है ये भी लाइन वायर में कनेक्ट किया जाता है। यहाँ आप देखिए स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड, तो ये भी लाइन वायर में कनेक्ट होता है। व्हिच पार्ट ऑफ मैग्नेट हैज द लीस्ट मैग्नेटिक पावर, ये होता है मिडिल पार्ट में। अगला है व्हिच फिगर शो द डायरेक्शन ऑफ द करेंट इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो यहाँ पूछा है क्या करेंट का फ्लो का डायरेक्शन, तो ये होगा मिडिल फिंगर। अगला है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इज मेजर्ड बाय, ये ओम मीटर से मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। आगे देखते हैं, when a number of resistors are connected in series the current value क्या होगा, देखिए बहुत सारा जब सीरीज में रेसिस्टर को कनेक्ट कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल ऐड हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना भी रेसिस्टेंस ऐड करें रेसिस्टर को ऐड करेंगे, तो जैसे ही रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा तो क्या होगा, करंट का वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगला है द इज कनेक्टेड टू द पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये वोल्टामीटर जो है ये पैरेलल कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, और एमीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। दोनों क्वेश्चन आता है, एमीटर सीरीज में और वोल्टामीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये 700 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगला वीडियो जो अगला 7 से 800 आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, कल ही आएगा, लगातार वीडियो आते रहेगा ग्रुप डी का, क्योंकि एग्जाम है 17 से शुरू, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और यदि आप लोग को जल्दी में चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे दिया हुआ है लिंक, वहाँ से जाके आप लोग पूरा का पूरा 1400 क्वेश्चन एक साथ डाउनलोड कर लीजिए और आराम से मोबाइल में उसको रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम से पहले आप लोग एक बार जरूर ये 1400 रिवाइज करके जाइएगा, आप लोग को एग्जाम में बहुत ही इससे बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।